हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 या 3 बजे के आसपास क्लास दूंगा। आज की जो क्लास थी थोड़ा लेट हो चुका है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। टाइप करते करते दोस्तों पता नहीं कब 5-6 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। और कोशिश किया दोस्तों आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन रखें, ऐसे क्वेश्चन रखें जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं अधिशासी के लिए हिंदी के। एक प्रैक्टिस सेट हमने आपको कल करवाया था इसी सिलेबस के आधार पर, और वह प्रैक्टिस सेट यहाँ पर ये था। यूट्यूब में जाकर अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और एक सेट दोस्तों आज आपको करवा रहे हैं, पॉलिटी के भी लगभग 500 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। एक सेट आपको करा दिया है, दूसरा तीसरा सेट भी आपको जल्दी करा देंगे और कंप्लीट कर देंगे इस वाले पार्ट को भी। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। और इसी सिलेबस के अनुसार आपके सामने क्वेश्चन रखें दोस्तों। और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए, देखिए बीपीडीओ का हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस का हो, या फिर किसी भी एग्जाम का हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो डिस्कस करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर आपको पूछा है कि पांडव वहां से एक चक्र गए और वहां से मुनि का भेष बनाकर ब्राह्मण के घर गए। रेखांकित शब्द का किसका पर्यायवाची है? तो देखिए दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं। जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं। तो ठीक है, आंसर देते जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर आपको जो मिलने वाला है ना, ये ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, यति मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यति है ना ये मुनि को बोलते हैं। और इनके जो और पर्यायवाची शब्द आपको पूछा जाएगा तो अवधूत इन्हें कहते हैं, वैरागी इन्हें कहते हैं, सन्यासी, देखिए सन्यासी में एक बिंदी आता है ऊपर, ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध रूप होता है। और साधु, ये सभी क्या है, ये मुनि के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। ठीक है। और यामिनी दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये रात का पर्यायवाची शब्द है, जिसे विभावरी भी कहते हैं, क्षणदा भी कहते हैं, यामा कहते हैं, निशा कहते हैं, और यहाँ पर त्रियामा भी कहते हैं। तो यह दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। पूछा है कि पिशुन किसका पर्यायवाची शब्द है। देखिए पिशुन किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर आपको मिलने वाला है ना, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, काक। जो कौवा है ना, कौवा, इसको पिशुन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। देखिए यहां पर ध्यान रख लेना है, जब हम पिशुन की बात करें ना, तो आपको इसके कुछ और पर्यायवाची शब्द है, जैसे वायस हो गया है, काग हो गया है, पिशुन हो गया है, कौवा तो आप सभी जानते हैं। तो वायस और पिशुन को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि ये कौवे के पर्यायवाची शब्द है। और तोता का पर्यायवाची शब्द अभी कुछ समय पहले यूकेपीएससी आपको पूछ चुका है। सुग्गा इसका पर्यायवाची है, कीर, शुक, सुवा, टुंड और दाड़िम प्रिय। ठीक है। तो ये दोस्तों आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका यहां पर आपको ध्यान रख लेना है। तोता क्या है, सुग्गा, सुक, कीर, सुवा, टुंड और दाड़िम प्रिया। अब कोई ऐसा ना बोले कि दाड़िम प्रिया का मतलब या दाढ़ी रखने वाला जो होगा उससे संबंधित होगा। दाड़िम बोलते हैं किसको? दाड़िम बोलते हैं अनार को। अनार का पर्यायवाची शब्द होता है दाड़िम। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है, 4 है, आपके सामने रखे हैं। आंसर आपको चेक करना है। खर, वेशर और रासव, ये किसके पर्यायवाची शब्द है, ये आपको देखना है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, गधा। जो गधा होता है ना, गधा, इसका पर्यायवाची शब्द है। इसे खर भी बोलते हैं, वेशर भी कहते हैं, राशब भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि सही मेल नहीं है, ये आपको देखना है। खग, विहंग, देखिए खग की बात करते हैं तो विहंग हो गया है, पक्षी हो गया है, पखेरु हो गया है। ठीक है। आपको यहां पर देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पर्यायवाची शब्द है ये किसी शब्द के। विपिन की बात करें, कटवी, अरण्य, कानन होता है। अश्व की हय, बाजी, सैंधव होता है। और किकिन की बात करें, इच्छा, अभिलाषा, कामना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। और ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, देखिए जब हम किकिन की बात करते हैं ना, किकिन होता है कृषक का, किसान का पर्यायवाची शब्द होता है। और किसान को ही हलदर भी कहते हैं, जैसे आप समझते हैं, है ना। जैसे एक तो हलदर किसका होता है, बलराम जी का होता है, तो किसान के लिए भी इसका प्रयोग कर देते हैं। भूमिपुत्र, कृषक, किकिन, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अश्व के कई बार एग्जाम में आ चुका है। वजी, वाजी, हय, शेंधव, ये अश्व के होते हैं। ठीक है। और यहां पर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 6 पे है। देखिए कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कबूतर का पर्यायवाची जो शब्द है ये कौन सा नहीं है? आप इसका आंसर दीजिए, जरा आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब कबूतर के पर्यायवाची शब्द भी आपको याद करने हैं। ठीक है। पारावत कबूतर को बोला जाता है, ये पटवारी के एग्जाम या कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछा था यूकेपीएससी ने, कबूतर के पर्यायवाची में। तो परेवा भी नहीं कहते हैं, पंडुक भी दोस्तों इसे कहते हैं। और साथ में यह भी ध्यान रखेगा, रक्तलोचन कबूतर का पर्यायवाची है, हारिल भी कबूतर को बोलते हैं, और कपोत या कबूतर यह भी इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको मिल चुका है। देखिए अब वातने क्या है, जरा इसका पर्यायवाची शब्द आप बताइए। तो 2 सेकंड लूंगा मैं, आप आंसर दीजिए इसका। वातने किसका पर्यायवाची शब्द है?
तो जी हाँ साथियों, वातने जो पर्यायवाची शब्द है ना, ये है यहाँ पर गरुड़ का। ध्यान रखिएगा, गरुड़ को ही सुरपण बोलते हैं, उर्गारी कहते हैं, हरियान भी कहते हैं, खगपति भी कहते हैं और खगेश भी कहते हैं। तो ये 5-6 जो आप देख रहे हैं, ये गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विलोम शब्द का सही सुमेलित नहीं है। देखिए तृषा तृप्ति, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए हमारा लक्ष्य ना, हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है। देखिए जैसा कंटेंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, आप अपना भी पढ़ रहे होंगे, इसे भी पढ़ रहे होंगे, ये एक्स्ट्रा के रूप में आप पढ़ रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी मेहनत करिएगा कि बाद में पछतावा ना हो। अच्छी मेहनत कीजिए, जोरदार मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए और इस मेहनत को इस हद तक कीजिए कि बाद में पछतावा ना हो कि यार ये क्वेश्चन पढ़ लेता तो बाद में मेरा 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ जाता। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, अपना लक्ष्य ध्यान रखिए और पढ़ते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विलोम शब्द का सही सुमेलित नहीं है। देखिए तृषा का तृप्ति, तिक्त का यहाँ पर मधुर, कृष का दुर्बल और अवनी का अंबर। तो बताइएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का ये विलोम शब्द कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तिक्त, देखिए तिक्त बोलते हैं जो, जैसे मिर्च होती है ना, मिर्च जो, मिर्च का जो यहाँ पर जो होता है ना, मिर्च का जो टेस्ट होता है उसे तिक्त कहते हैं, ठीक है। तो मधुर भी कह सकते हैं, थोड़ा मीठा भी हो सकता है इसके अपोजिट में। कृष बोलते हैं दोस्तों, कृष का मतलब ही दुर्बल होता है, ठीक है। कृष का मतलब ही दुर्बल होता है और इसका आप हष्ट पुष्ट लगा सकते हैं या स्थूल लगा सकते हैं। तो कृष का ये अपोजिट होगा। कृष का मतलब दुर्बल होता है, एकदम कमजोर पतला सा होता है। और अवनी का मतलब पृथ्वी, अंबर का मतलब आकाश, ठीक है। चलेंगे दोस्तों, और तृषा का मतलब होता है प्यास और तृप्ति का मतलब जो हमारी आवश्यकता है ये पूरी हो जानी। क्वेश्चन नंबर 7 8, देखिए है का विलोम शब्द दोस्तों क्या है, ठीक है का विलोम शब्द क्या है बताइएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 8 दोनों के आंसर देने हैं। तो 7 का राइट आंसर आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों ग्राह्य, ठीक है, ग्राह्य। अब देखिए है का मतलब होता है दोस्तों, या तो तुच्छ आएगा, या तो त्याज्य आएगा, या बुरा आएगा, या घृणित आएगा। मतलब आप ये समझिएगा कि है के इतने अर्थ होते हैं। तुच्छ को बोलते हैं, त्याज्य को बोलते हैं, या बुरा जो घृणित होता है इसे कहते हैं। तो इसके अपोजिट में या तो स्तुति आता है कभी, या तो ग्राह्य आता है कभी, या कभी शूल्य आता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको मतलब समझना है तो आप आसानी से कर दोगे। है का मतलब होता है जो थोड़ा यानी बुरी चीज है, तुच्छ चीज है, छोटी चीज है, घृणित चीज है, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है, सही विलोम शब्द का मेल नहीं है। देखिए दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा, लगभग 40-50 मिनट का समय होगा और आपके 100 के 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तो केवल एमसीक्यूज के रूप में है, कम से कम 150-200 फैक्ट आपको मिल जाएंगे, इससे भी ज्यादा बल्कि। तो सही विलोम शब्द मेल नहीं है, आपको देखना है। देखिए हास का परिहास, विकलन का आकलन, आद्य का अनज्ञ, अज्ञ का अनज्ञ, स्थावर का जंगम। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए हास परिहास दोस्तों ये समानार्थी शब्द होता है। बोलते हैं ना कि यार हास परिहास कर रहे हैं, तो मतलब समानार्थी होता है। तो हास परिहास समानार्थी है, ना कि ये विलोम शब्द है, ठीक है। हास का आप दुख कर सकते हो, है ना। तो हास परिहास समानार्थी है, ना कि ये विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे साथियों, और यहां पर 10 पे चलेंगे। देखिए फिर विलोम शब्द है। देखिए आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से 4-4 प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। तो संख्या भी आपको ज्यादा मिलेगी और ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सही शब्द विलोम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। विलोम शब्द वाला समूह है यहाँ पर। 5 क्वेश्चन आपके विलोम में आने हैं एग्जाम में, जो अधिशासी का एग्जाम होना है आपका, ठीक है। तो देखिए कष्ट संताप, अधिगम्य का सारुगम्य, उर्वर का यहाँ पर उपजाऊ और प्रतीचि का प्राची। तो बताना है दोस्तों यहाँ पर क्या सही शब्द विलोम शब्द का चयन कीजिए। एक यहाँ पर सही है, बाकी यहाँ पर सब गलत है। बताइएगा क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रतीचि प्राची, आपने सुना होगा ना, प्राची, प्राची किसे बोलते हैं, प्राची पूर्व को बोलते हैं, प्रतीचि पश्चिम को बोलते हैं। तो ये अपोजिट बिल्कुल सही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये सारे गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं अधिगम्य का, अधिगम्य की बात करते हैं ना, तो अधिगम्य का होता है अनधिगम्य। अधिगम्य का जो मतलब होता है वो होता है कि जिस तक पहुंच हो, अधिगम्य। और अनधिगम्य का मतलब होगा जहां तक पहुंच ना हो, यानी जिस तक पहुंच ना हो। उर्वर तो आप सभी जानते हैं, उर्वर का जो अपोजिट होता है वो ऊषर होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है कि सही विलोम शब्द नहीं है, का युग्म सही नहीं है, बताइएगा। जटिल का कठिन, उन्मूलन का रोपण, ऋजु का कुटिल, मौन का मुखर। क्वेश्चन नंबर 10 सही विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिलने वाला है, ठीक है। क्यों मिलेगा ए, देखिए जटिल कठिन, तो जटिल का मतलब ही वही होता है, कठिन का मतलब भी वही होता है। जटिल या कठिन का जो अपोजिट होगा वो सरल में आ सकता है,
ठीक है, जटिल कहें, कठिन है, ये दोनों समानार्थी है, ना कि विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत है। चलेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों, प्योर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर डिजाइन किया गया है, इसीलिए पेपर प्रैक्टिस सेट बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, कम से कम 6 घंटे का तो लग ही रहा है, कम से कम, जब शुरुआत कर रहे हैं, लगातार बैठ रहे हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हैं। देखिए, वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर देना है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, सोचेगा। देखिए, ये 4-5 कंफ्यूज करते हैं, यहां पर आपके सारे डाउट एक साथ क्लियर कर देंगे। आप बस अच्छे से पढ़ते जाएगा और अपने नोट्स बनाते जाएगा, अगर आते नहीं है आपको ये वाले प्रश्न तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, आगमिष्यत पत्रिका। देखिए दोस्तों, अब आप कंफ्यूज कहां पे होते हैं? आप कंफ्यूज यहां पे होते हैं कि वह नायिका जिसके पति आ गया हो, अगर आ गया है तो उसे बोलते हैं आगत पतिका। आने वाला हो, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक तो आ गया है, एक आने वाला है। तो आ गया है तो आगत पतिका, आने वाला है तो आगमिष्यत पतिका। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहां पर आपको कुछ और भी मिलेगा। देखिए, प्रेषित पतिका, एक होता है प्रेषित पतिका। ठीक है, वह नायिका जिसका पति परदेश से गया हो, प्रेषित पतिका, चला गया हो यानी प्रेषित पतिका। और यहीं पर अगर आपको ऐसा बोला जाएगा कि यहां पर अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा, ये तो यहां पर मैंने सेम लिख दिया, कोई बात नहीं, उसका मतलब ये लिख दिया है कि वह नायिका जिसका पति परदेश से गया हो या परदेश में हो, चला गया है, तो उसे प्रेषित पतिका कहते हैं। अब वह नायिका जिसके पति परदेश से जाने को हो तो उसे बोलते हैं पर्वत से पतिका। जाने वाला हो उसे पर्वत से पतिका, चला गया हो उसे प्रेषित पतिका। ये दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी को मारने के लिए एक शब्द क्या है? किसी को मारने के लिए एक शब्द क्या है, यह साथियों आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां पर बताइएगा दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, एक सेकंड, इसे एडजस्ट कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर की बात करें तो आपको क्या मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा। देखिए, किसी को मारने के लिए जो एक शब्द होता है ना, वो होता है जिघांसा। अब देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है युत्सु। युत्सु का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो युद्ध करने की इच्छा रखने वाले के लिए युत्सु कहते हैं। अगर युत्सा बोले तो युद्ध करने की इच्छा, युत्सा। अगर उ लगा दे तो युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। ऐसे दोस्तों मुमुर्षा है, मुमुर्षा का मतलब क्या होता है बताएगा? ये आपको ऑप्शन देता है, मोक्ष का रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, या मरने की इच्छा रखने वाला। तो देखिए, मुमुर्षा का दोस्तों मतलब होता है मरने की इच्छा। मुमुर्षा का मतलब होता है मरने की इच्छा। मरने की इच्छा का मतलब होता है मुमुर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है, ऊ लग गया ना, इसका मतलब यहां पर जो वाला है, मुमुर्षा यानी मरने की इच्छा रखने वाला, तो वो मुमुर्षु हो जाएगा। बस दोनों में ये चीज ध्यान रख लेना, जहां पे ऊ लग जाता है तो किसी व्यक्ति के लिए स्पेशल आ जाता है, और मुमुर्षा अगर आपको सिंपल बोले तो मतलब मरने की इच्छा। तो दोस्तों यहां पर ये हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 13, 14, अब इसका आंसर देना है। देखिए, सही मेल नहीं है परकीया, पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित स्त्री। सर्वकीय, वह स्त्री, यहां पर थोड़ा सा इसे स्पेस दे दीजिएगा, वह स्त्री जो अपने पति से प्रेम करती है। अभिसारिका, प्रिय से छुप छुपाकर मिलने वाली नायिका या स्त्री। और सुसारिका का मतलब कि वह स्त्री जो खुलेआम अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और सही आंसर आपको देखना है साथियों। तो जी हाँ, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, सर्व किया का मतलब दोस्तों यानी वो महिला जो सभी से प्रेम करती है, सर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, सर्व किया। तो स्व किया का मतलब होता है, यहाँ पर आपको ध्यान, देखिए ये होता है स्व किया। स्व किया का मतलब होता है जो केवल अपने पति से ही प्रेम करे, वो होता है स्व किया। सर्व की का मतलब जो सभी से प्रेम करती है। परकिया का मतलब जो क्या करती है, पर पुरुष से प्रेम करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, यहां पर पूछा है कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जिगित्सु आपको यहां पर सही मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज देखिए, अगर यहीं पर ऐसा प्रश्न पूछ लेता कि किसी पर विजय पाने की इच्छा, तब तो आपका जिज्ञासा हो जाता। अब रखने वाला भी पीछे जोड़ दिया है, इसका मतलब जिज्ञासु हो गया है। ठीक है, अगर यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाए कि युक्षु का मतलब क्या है, युक्षु है ना, युक्षु का, तो पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला। ठीक है, और सधवा का मतलब होता है दोस्तों कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर साथियों 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वऋणी। देखिए, स्वऋणी का अर्थ क्या होगा बताना है आपको। स्वऋणी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? कि वह स्त्री जो स्वयं का आचरण करे, सुंदर स्त्री जो सदाचारी हो,
वह स्त्री जो दुराचारी हो और दूसरों की इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री। यानी बताएगा इसमें क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखिए दोस्तों, स्वर्णीय स्त्री बोलते हैं जो दुराचारी प्रकार की हो, गलत प्रवृत्ति वाली जो स्त्री हो। तो क्वेश्चन नंबर सी यहां पर सही होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 16वां पूछा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए दोस्तों, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको देना है। और आप जब तक आंसर देते हो मैं तब तक एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए जब भी आपको ने विभक्ति दिखे, राहुल ने, राम जी ने, हरिमोहन ने, मोहन ने, तो ने विभक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यानी ने कारक आपको दिखाई दे रहा है। तो जहां पर भी जिस भी वाक्य में आपको ने कारक दिखाई दे, तो उस कारक में हमेशा दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कर्म होगा, देखिए क्या होगा, कर्म। उस वाक्य में आगे कर्म तो होगा ही ना, जिस पर काम करा जा रहा है कर्म होगा। और उस कर्म अगर यहां पर सजीव होगा, कर्म क्या होगा, सजीव होगा, तो हमेशा विभक्ति का प्रयोग होगा। और अगर कर्म निर्जीव है तो वहां पर दोस्तों यहां पर विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको समझाता हूं यहां पर कैसे। ठीक है, पहला है राहुल ने अखबार को पढ़ा। राहुल ने यानी विभक्ति ने विभक्ति है, अखबार को पढ़ा। अखबार यहां पर दोस्तों क्या है, कर्म है, और ये क्या है, निर्जीव है। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर जो को विभक्ति आपको दिखाई दे रही है ना, ये यहां पर नहीं होनी चाहिए थी। राहुल ने अखबार पढ़ा ये शुद्ध होता, ना कि को पढ़ा। ठीक है, दूसरा है राम जी ने रावण को मारा, राम जी ने रावण मारा। तो रावण दोस्तों यहां पर देखिए कर्म है, और रावण की बात करें ना तो रावण क्या है, सजीव है। तो सजीव के साथ क्या होगा, सजीव के साथ यहां पर विभक्ति का प्रयोग होगा। तो राम जी ने रावण को मारा, ये शुद्ध हो जाता। तो ऑप्शन बी भी गलत है। अब देखिए तीसरा सी और चौथा डी, इसमें से कौन सा सही होगा। अब इसमें एक और चीज यहां पर कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर कहीं पर भी आपको बजाया या बढ़ाया, बजाया या बढ़ाया, दो चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा डिटेल है, डीप है, कि अगर कहीं पर भी बजाया और बढ़ाया आपको क्रिया दिखती है तो हमेशा हमेशा विभक्ति का प्रयोग होगा ही होगा, हमेशा विभक्ति का प्रयोग होगा ही होगा। मोहन ने ढोल बजाया, बजाया क्या है, बजाया यहां पर क्रिया रखी है, तो यहां पर विभक्ति का भी प्रयोग होना चाहिए था। यहां पर इन्होंने किसी विभक्ति का प्रयोग किया ही नहीं है कर्म के बाद। मोहन ने ढोल को बजाया तब जाके शुरू होता। ऐसे यहां पर देखिए हरिमोहन ने ढोल को बजाया, तो ये दोस्तों यहां पर सही है। आप शायद दोस्तों आपको अब थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा, है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर ने विभक्ति है, ने कारक चिन्ह है, तो सबसे पहले देखिए कर्म होगा। ठीक है, कर्म आपको पता करना है कि सजीव है निर्जीव है। सजीव कर्म है तो विभक्ति आएगी ही आएगी। को विभक्ति यहां पर आ चुकी है, अगर देखिए सजीव निर्जीव है तो नहीं आएगी। फिर देखिए यहां पर ने कारक में अगर बजाया और बढ़ाया शब्द है, यानी जो क्रिया है बजाया या बढ़ाया से है, तो उसमें भी विभक्ति का प्रयोग होगा ही होगा। सजीव निर्जीव से कोई मतलब नहीं होता है तब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब इसका आंसर दीजिए, 17 का क्या आंसर मिलने वाला है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। लड़का ने पतंग उड़ाया, लड़की ने चांद देखा, सीता ने आम खाई, कुसुम ने फूल तोड़ी। तो शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो देखिए फिर दोस्तों ये ने विभक्ति है। ठीक है, ने विभक्ति है, और ने विभक्ति में एक चीज और भी ध्यान रख लेना है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रख लेना है कि ने विभक्ति में दोस्तों हमेशा जो क्रिया होती ना, कर्म, ध्यान रखेगा कि हमेशा जो क्रिया होगी ना वो कर्म सहित होगी। देखिए कर्म पर डिपेंड करेगी, किस पर ध्यान रखना है, कर्म पर होगी। ध्यान रखेगा किस पर होगी, कर्म के आधार पर होगी, ना कि कर्ता के आधार पर। देखिए लड़का ने पतंग उड़ाया, लड़का ने पतंग उड़ाया, तो यहां पर जो पीछे जो आप क्रिया देख रहे हैं ना, उड़ाया, तो ये किस पर होगी, कर्म के आधार पर होगी। तो पतंग क्या है यहां पर दोस्तों, पतंग एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो लड़का ने पतंग उड़ाई ये शुद्ध होता है यहां पर। लड़की ने चांद देखा, ने विभक्ति है, चांद का प्रयोग हुआ है, तो चांद दोस्तों एक पुल्लिंग शब्द है, तो दिखा यहां पर ये बिल्कुल सही होगा। लड़की ने चांद देखा। सीता ने आम खाई, ने विभक्ति है, आम देखिए, आम क्या है आप देखेंगे, है ना, तो आम क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो खाया यहां पर होना चाहिए था। और यहीं पर कुसुम ने फूल तोड़ी, तो फूल भी दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, और यहां पर तोड़ा आना चाहिए था। तो एक बार समझने की कोशिश करना दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल समय लगेगा लेकिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, समस्या का तात्कालिक समाधान करें, मोदी जी लब्ध प्रतिष्ठित नेता है, आपकी मनोकामना पूरी हो। शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। तो प्यारे साथियों राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या गलती है, यहां पर लोकतांत्रिक लिखा है, लोकतांत्रिक होता है। ठीक है, ये यहां पर वर्तनीय अशुद्धि थी। मोदी लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित कोई शब्द नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठित शब्द होता है। ये पिछले एग्जाम में भी कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनोकामना नहीं दोस्तों, आपकी मनोकामना पूरी हो, ये शुद्ध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों यहां पर देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। केकई, निर्झरिणी, भागीरथी और प्रशंसा। बताएगा क्या गलत है? तो बताएगा दोस्तों यहां पर क्या गलत आपको मिलने वाला है, बताएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको जो सही आंसर मिलने वाला है ना, शुद्ध शब्द का चयन आपको जो करना है वो ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा। ठीक है, शुद्ध शब्द का चयन निर्झरिणी ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए, एक बार मैंने आपको ये पहले भी कराया था, मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई थी ना याद कराने के लिए, केकई। तो हमेशा क्या होता है कि जैसे माता केकई ने राम जी को वनवास भेजा था, तो पहले वो अपने बड़ी थी, जब उन्होंने राम जी को वनवास भेजा था तो उनका कद थोड़ा छोटा हो गया था, तो पहले बड़ी आई की मात्रा फिर छोटी आई की मात्रा, तो कै कई। ठीक है, ऐसी भागीरथी दोस्तों और प्रशंसा ऐसा लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का पूछा गया है, दीन दुखियों पर कृपा करो, वाल्मीकि ने रामायण की रचना लिखी, कपड़े की माप होती है, भारत विकासशील देश है। अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। सॉरी, यहां पर अशुद्ध वाक्य नहीं, यहां पर आएगा प्रश्न शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 का अब आंसर दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा, भारत विकासशील देश है। देखिए दोस्तों, पेपर का लेवल कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छे लेवल का रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले दीन दुखियों की कृपा करो, दीन दुखियों पर कृपा करो नहीं, दीन दुखियों पर दया करो। दीन पर दया की जाती है ना कि कृपा। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण रचना लिखी नहीं, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, तो यहां पर लिखी नहीं आएगी, रचना भी और लिखी एक साथ नहीं होगा। कपड़े की माप होती है नहीं, कपड़े की नाप होती है। भारत विकासशील देश है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, और यहां पर पूछा गया है कि देखिए, पूछा गया है कि अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। तो अशुद्ध शब्द का चयन आपको यहां पर करना है। ठीक है, शाप, ज्योत्सना, चिन्ह या फिर पूजनीय। तो कौन सा यहां पर गलत है दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूजनीय दोस्तों गलत होता है, ये पूजनीय होता है, ध्यान रखिएगा, पूजनीय। ठीक है, पूजनीय, तो ये यहां पर दोस्तों सही होता है, पूजनीय। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी गलत है। 22वां क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द का चयन करें, सीधा साधा, द्रष्टव्य, धोखा, अभीष्ट। तो कौन सा यहां पर दोस्तों शुद्ध शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, द्रष्टव्य। ठीक है, तो द्रष्टव्य दोस्तों सही है। देखिए, सीधा साधा यूकेएसएससी ने आपको पूछा था, वो सीधा साधा नहीं होता है दोस्तों, सीधा साधा होता है। धोखा नहीं होता है दोस्तों, धोखा होता है। अभिष्ट नहीं होता है, अभिष्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा गया है कि अशुद्ध शब्द का चयन करें, अभिषेक, विशद, कलश और दुष्कर। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, दुष्कर नहीं होता दोस्तों, दुष्कर होता है, शाह षटकोण वाली शाह आती है, दुष्कर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24-25 दोस्तों, अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। यहां पर विकास, प्रसाद, वनस्पति, बाण, कौन सा यहां पर शुद्ध शब्द होने वाला है? क्वेश्चन नंबर यहां पर दोस्तों 24-25 का, 24 का देखिए पहले। तो जी हाँ दोस्तों, आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी, सी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर वनस्पति नहीं होता है, वनस्पति होता है। क्या होता है? वनस्पति, वनस्पति। तो ये वनस्पति होता है, वाह होता है, बाकी ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 24-25वां कि जजमान, पुण्य, उपलक्ष्य, सामर्थ्य, कौन सा यहां पर गलत होगा? अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां पर ए आपको मिलेगा, जजमान नहीं होता है, यहां पर यजमान होता है, यजमान। ठीक है, यजमान। तो यह आता है ना कि जा आता है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक करेक्शन कराना था पिछली क्लास में, और पिछली क्लास में हमने आपको उपलक्ष्य यहां पर शुद्ध करवाया था, उपलक्ष्य। ठीक है, तो ये यहां पर सही है, हमने पिन कर दिया था आंसर को। तो देखिए दोस्तों, कभी भी मिस्टेक होती है ना, तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए करा, वहां पर आंसर को हम पिन कर देते हैं। तो उपलक्ष्य यहां पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26वां है कि सजातीय दीर्घ स्वर नहीं है। सजातीय दीर्घ स्वर दोस्तों कौन सा नहीं है आपको बताना है। अब वर्ण व्यवस्था वाले पार्ट पे आ चुके हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन आपको वर्ण व्यवस्था से आने हैं। तो आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अब जब हम सजातीय दीर्घ स्वर की बात करें ना, तो सजातीय दीर्घ स्वर 3 है, एक तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा औ। ठीक है, ये सजातीय दीर्घ स्वर है। अब यहीं पर बात करें विजातीय स्वरों की, तो ए, आई, ओ, औ के अंतर्गत आता है।
तो देखिए सजाती का मतलब जो समान समान जाति से मिलकर बने होते हैं। आ से बड़ा आ बना, ई से बड़ा ई बना, ऊ से बड़ा ऊ बना, विजाति में आई से बना है ना। तो ऐसे चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, त वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है? तो देखिए दोस्तों, आज यहां पर केवल इस वाले पार्ट से आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं वर्ण व्यवस्था में, और आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को यहीं से मिलेंगे एग्जाम में। सबसे बड़ा पार्ट है ये। ता वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है जी? तो जी हाँ, दंतव्य आपको दोस्तों मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर देखिए आपको भी बताऊंगा, याद भी करा दूंगा। ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, ख का उच्चारण स्थान बताएगा क ख ग घ। तो यहां पर कहां पर है? आप कहोगे जी कंठ से है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको देखिए हमारे जो सिलेबस में ना उसी के अनुसार मैं आपके लिए क्वेश्चन यहां पर रख रहा हूं। ठीक है, जो सिलेबस के पॉइंट दिए गए हैं, सिलेबस में बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने क्वेश्चन बना रहे हैं, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा। हर एक पॉइंट को आपको कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज जो हमारा पॉइंट यहाँ पर चल रहा है, ये उच्चारण स्थान का चल रहा है। तो उच्चारण स्थान से आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो न का उच्चारण स्थान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का न का उच्चारण स्थान, तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा दंत में। कहां से मिलेगा? दंतव्य से। अच्छा, अगला है ब का उच्चारण स्थान कहां पर होगा? ब का उच्चारण स्थान कहां पर है? तो जी हाँ दोस्तों, ब का उच्चारण स्थान आपको मिलेगा ओष्ठ से। अब देखिए ये चीजें छोड़ो, हमें तो केवल याद करना है कि कौन सा कहां पर है, कौन सा कहां पर नहीं है। ठीक है, देखिए ट्रिक की बात करते हैं तो आपने बार बार पढ़ा है केटीएम 2, केटीएम 2, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ। ठीक है, तो केटीएम 2 आपको ये कर्म याद हो जाएगा। क ख ग यानी का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, और फिर पा वर्ग। आसानी से दोस्तों याद हो जाएगा। कंठ में का वर्ग के सभी आएंगे ये वाले, फिर चा वर्ग के तालव्य में, टा वर्ग के मूर्धन्य में, ता वर्ग के दंत में, पा वर्ग के ओष्ठ में। तो KTM2 कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, इस तरीके से आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए उच्चारण का वह स्थान जिसमें किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं होता है, यह आपको बताना है। उच्चारण का वह स्थान जिसमें किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं होता है। तो साथियों यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो दंत है ना, दंतव्य वाला, सॉरी, यहां पर दंत की जगह दंतव्य ध्यान रखिएगा। जो ये वाला है, आप यहां पर देखिए आ ई री है ना, उ आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, लेकिन दंत में आपको कहीं पर भी कोई भी स्वर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो दंत में किसी भी प्रकार के स्वर का यहां पर जो है प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर 31 आपने देख लिया है। 32 की बात करेंगे। आ का उच्चारण स्थान कहां पर है? आ का उच्चारण स्थान कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 32 का, तो जी हाँ आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कंठ आपको मिलेगा। कहां पर मिलेगा? कंठ आपको मिलेगा। आ का उच्चारण स्थान कहां पर है? कंठ से आपको मिलेगा। एक का उच्चारण स्थान कहां पर दोस्तों? एक का उच्चारण स्थान कहां पर है बताइएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो जी हाँ आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी, कंठ तालव्य आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगर कंठ तालव्य से आपको पता चल गया ना, अब याद आपको करना है ये वाला पार्ट भी। देखिए कंठ से आपको मिलेगा आ का स्वर, तालव्य से आपको ई का स्वर मिलेगा, मूर्धन्य से आपको री वाला स्वर मिलेगा, ओष्ठ से दोस्तों आपको ओ मिलेगा। आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए आ ई री हम पढ़ते हैं ना, जैसे आ पढ़ते हैं, स्वर पढ़ते हैं आ ई री, फिर उ ए आई ओ अंक, इस टाइप से हम स्वर पढ़ते हैं। तो कंठ में आपको मिलेगा आ का स्वर, फिर उसके बाद ई का स्वर आपको तालव्य में मिलेगा, फिर मूर्धन्य में आपको री मिलेगा। 3 पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गए। फिर दंत में दोस्तों आपको पहले बताया था कि यहां पर आपको कोई भी स्वर नहीं मिलने वाला है। फिर ओष्ठ में देखिए उ का आपको मिलेगा। अब ए आई आएगा। ए आई मतलब कंठ तालव्य। देखिए ए का मतलब कैसे बनता है? ए कैसे बनता है? आ धन ई से बनता है ना, तो आ में कंठ आ गया, ई में क्या आ गया? तालव्य आ गया। तो कंठ तालव्य से मिलकर क्या बना है? ए आई बना है। अब ऐसे ही दोस्तों कंठोष्ठ से आपको ध्यान रख लेना है ओ आहो। तो सारे स्वर भी दोस्तों आपको एक साथ याद हो जाएंगे, इनका उच्चारण स्थान आपको याद हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35 36। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है कि दंतोष्ठ से किसका उच्चारण होता है? दंतोष्ठ से किसका उच्चारण होता है? 34 का राइट आंसर आपको देखना है। तो देखिए साथियों, दंतोष्ठ की जब हम बात करें ना, तो दंत ओष्ठ मतलब होगा वहां से। अभी आपको याद करा दूंगा, सारे के सारे दोस्तों याद करा दूंगा आपको। देखिए ये जो मैप आपके सामने रखा है ना, इसको आप अपने दिमाग में फिट कर दीजिए, लिख लीजिए अपने सामने, जिन्हें याद नहीं होता है, और आपके बाद कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। दंतोष्ठ से दोस्तों वा का उच्चारण होता है। काकल्य वर्ण दोस्तों कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 में आपको पूछा है। साथियों इसका आंसर दीजिए। 35 का सही आंसर आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा हा। कहां मिलेगा? हा मिलेगा। तो काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? हा को कहते हैं। अच्छा, जो ये शाह वाला है ना, शाह षटकोण वाला, इसका उच्चारण स्थान कहां से है बताइएगा?
यह भी दोस्तों आपको याद करा दूंगा, तीनों के तीनों पार्ट याद करवा दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा मूर्ध से, ठीक है, मूर्धन्य जो मूर्ध है वहां से शा का उच्चारण होता है। और ला का उच्चारण कहां से होता है साथियों? लास्ट है यहाँ पे 37वां, ला का उच्चारण कहां से होता है? तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, दंत से आपको ये मिलने वाला है। अब याद कैसे करना है? देखिए याद दोस्तों ऐसे करना है, या रा लावा शा शा साहा, ये आपने बार बार पढ़े है ना, आपको याद है। अब देखिए कंठ से आपको इधर छोड़ देना है, यहां पर कंठ में कोई भी ये वाला पार्ट नहीं आता है। तालबे में याशा, मूर्ध में राशा, दंत में लाशा, आसानी से याद हो जाएंगे। तालबे में याशा, मूर्ध में राशा, दंत में लाशा। और ये दोस्तों जो वाह है ना दंतोष्ठ, और हा की बात करें तो काकल्य। तो आपके दोस्तों इस वाले पार्ट से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आपके सिलेबस में 15 क्वेश्चन बोल रखे हैं, और 15 क्वेश्चन में से जो सबसे बड़ा पार्ट है ना यही वाला है। तो जिसे ये वाला पार्ट आता है उसके 3 से 4 नंबर कहीं भी नहीं गए, जरूर पूछेगा 3 से 4 नंबर आपके अधिशासी एग्जाम में यहां पर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर व व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें कहते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? तो दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, य र ला व, य र ला व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? अयोगवाह वर्णों की संख्या दोस्तों कितनी है क्वेश्चन नंबर 39 का? तो जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 आपको मिलेगा, अंक आह, अंक आह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 और 41। देखिए पूछा गया है यहां पर आपको, वर्ष व्यंजन का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों आपको बताना है, बताइएगा। तो प्यारे साथियों, आपको मैंने पहले भी बताया था, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, सजरल, सजरल प्लस न, ये जो 5 व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये वर्ष व्यंजन के एग्जाम्पल है, सजरल। और इसका मतलब यहां पर जो वाह है ना ये वर्ष व्यंजन का एग्जाम्पल नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। या आप इसे ऐसे भी कर दो, रसनल, आप जैसे याद कर सकते हो ऐसे करो, रसनल, सजरल, है ना, तो रसनल भी आप याद कर सकते हो, आपको ये याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41वां क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन लोकोक्ति और मुहावरे से हैं। यह मुख और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होगा प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 41 का। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा यहां पर मिलेगा, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद, ठीक है। यह मुंह और मसूर की दाल, तो ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहां पर सी, यह मुंह और मसूर की दाल का लोकोक्ति का अर्थ यह होता है कि अपनी योग्यता से अधिक की उम्मीद रखना। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए पूछा गया है दोस्तों, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी होगी? कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है, इसके लिए कौन सी सबसे उपयुक्त यहाँ पर लोकोक्ति होगी? बालू से तेल निकालना, खोदा पहाड़ निकली चुया, करखी लकड़ा गांव गोहार, और जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। क्वेश्चन नंबर 42। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा, यानी जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, इसका सटीक आंसर है। 43वां क्वेश्चन है कि आंधी आवे बैठ गवाने, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आंधी आवे बैठ गवाने, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, विपरीत परिस्थितियों में उचित समय का इंतजार कराना। यानी आंधी आ रखी है, आप बैठ जाइए, आप जैसे आंधी जाएगी आप तब चलोगे बाहर, तो विपरीत परिस्थितियों में उचित समय का इंतजार करना इसका सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है 44वां और 45वां दोस्तों। सब धन 22 पसेरी, 22 पसेरी होता है, ठीक है, सब धन 22 पसेरी, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? कम कीमत में अच्छी वस्तु पाना, उम्मीद से बढ़कर, अच्छे बुरे को एक समान समझना, या अनोखी चीज का देखना। क्वेश्चन नंबर 44। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा, अच्छे बुरे को एक समान समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेली का बेल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तेली का बेल होना, तेली का बेल, बताइएगा, तेली का बेल, तेली का बेल। तो देखिए दोस्तों, तेली का बेल मतलब होता है कि लगातार चलता जाए, लगातार काम करता जाए, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा, ठीक है। तेली का बेल मतलब लगातार जो काम करता जाए, बिना थके बिना लगे है बस। 46वां क्वेश्चन है, 47वां क्वेश्चन है कि कौन सी यहां पर लोकोक्ति है? देखिए दोस्तों, लोकोक्ति की पहचान करने हैं कि देखिए ये मुहावरे हैं, बाकी यहां पर 3 मुहावरे हैं, एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति कौन सी है ये आपको पता करना है। अब देखिए कैसे पहचान होती है, देखिए एक चीज देखिएगा, आपको ध्यान रख लेना है, जो मुहावरा होता है ना
ये मुहावरा हमेशा सामान्य अर्थ ना देकर हमेशा एक विशिष्ट अर्थ देता है। तो जहां पर भी एक विशिष्ट अर्थ देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा के श्रेणी में रखेंगे। गूलर का फूल होना, तो आप समझ चुके होंगे यार गूलर का फूल का मतलब क्या होगा, यानी ऐसी चीज जो बहुत समय मतलब बहुत कम दिखाई देती है, तो मतलब किसी और चीज को इंगित कर रही है। कोढ़ में खाज होना, एक तो दर्द हो रहा है उसमें भी और ज्यादा परेशानी हो रही है ना, तो यहाँ पर मुसीबत में मुसीबत आना, इसका मतलब ये है। आसमान पर थूकना, मतलब एक सज्जन व्यक्ति है उस पर हम थूकने की बात कर रहे हैं, यानी उसको हम नीचा गिराने की बात कर रहे हैं, तो ये एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये तीनों क्या है, ये मुहावरे हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सिंपल सी बात है, ये गलत बात कर रहा है, इसका मतलब वही है, ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 47वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न मुहावरों में से किसका अर्थ सही नहीं है। दांतों में जीभ होना, आसपास सहयोगियों का साथ होना, तूती बोलना, बहुत प्रभाव होना, दूज का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना, और झक मारना, व्यर्थ में समय बर्बाद करना। क्वेश्चन नंबर यहां पर 47 और सही आंसर आपको देखना है। तो जी हाँ, आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, दांतों में जीभ होना, ठीक है, आसपास सहयोगियों के साथ होना। देखिए अब ये हमारे दांत है और यहां पर हमारी ये जीभ है, ठीक है। अब जो ये दांत हमारे बीच में आते हैं ना, क्या करते हैं कि दांत कभी जीभ को काट भी देते हैं, तो वे क्या है कि ये सहयोगियों से नहीं बल्कि जो यहाँ पर वियोगी है, मतलब जो यहाँ पर क्या है इसका दुश्मन है, उससे घिरा हुआ है। तो दांतों में जीभ होने का मतलब इसका अपोजिट होगा, सहयोगियों से नहीं, जो सहयोग नहीं करता है, जो नुकसान पहुंचाता है, उनसे घिरा हुआ होना, दुश्मनों से घिरा हुआ होना। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 48वां और 49वें क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। मुहावरे हैं, सही अर्थ कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। आंखें ठंडी होना, मर जाना, गंगा नहाना, बहुत बड़ा कार्य पूर्ण कर लेना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे आपके सामने रखे हैं। गोबर गणेश होना, मूर्ख होना, तलवे सहलाना, खुशामद करना। अब बताना है कि मुहावरा और उनका जो सही लोक अर्थ है वो नहीं है, आपको बताना है किसमें। तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप देंगे ऑप्शन नंबर, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, है ना। आंखें ठंडी होना दोस्तों ये गलत होता है। आंखें ठंडी होने का मतलब होता है अत्यधिक शांति मिलना, यानी प्रसन्नता मिलना। आंखें ठंडी, जरा आंख नहीं बोलते यार, आंखें सेक लेते हैं, आंखें ठंडी मतलब कोई अच्छी चीज देख रहे हैं आप, तो यहां पर इससे मतलब होगा, ठीक है, अत्यधिक शांति या प्रसन्नता से होना, प्रसन्नता से ही लिख देना, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है कि धरती पर पाँव न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए 10 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, लोकोक्ति और मुहावरे से, सेम टू सेम सिलेबस के अनुसार रखे हैं 10 क्वेश्चन। धरती पर पांव ना पड़ना, तो प्यारे साथियों इसका आंसर आपको मिलेगा अभिमान से भरा होना, घमंडी होना, मतलब इतना अभिमान इतना ज्यादा होना कि नीचे देखना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 50वां क्वेश्चन है और 51वां क्वेश्चन है। घनश्याम में समास कौन सा होगा। घनश्याम में समास कौन सा होगा, घनश्याम में समास। तो जी हाँ दोस्तों, घनश्याम में जो समास आपको मिलने वाला है ना, ये आपको मिलेगा तत्पुरुष समास। क्या मिलेगा, तत्पुरुष समास मिलेगा, क्या मिलेगा बताएगा जरा। घनश्याम नहीं, तत्पुरुष नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। देखिए घनश्याम मतलब क्या होगा, घनश्याम यानी जो घन है, बादल है, वो श्याम के समान है, यानी काले काले हैं। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो घनश्याम भगवान कृष्ण को कहते हैं ना, तो यहां से दोस्तों बहुव्रीहि समास है, ठीक है। यानी दो पद होते हैं, समास के दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। सूरज पर थूकना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। असंभव कार्य करना, दुख देना, निर्दोष को दोषी बताना, इनमें से कोई नहीं। तो जी प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, निर्दोष को दोषी बताना। तो ये मुहावरे लोकोक्ति के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एक क्वेश्चन समास वाला भी हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो जो सूरज पर थूकने का मतलब होता है जो समर्थ व्यक्ति है या फिर जो निर्दोष व्यक्ति है उसका अपमान करना, उसके लिए गलत व्यवहार करना, है ना, उसकी बेइज्जती करना। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं थोड़ा। उल्लंघन में उपसर्ग कौन सा होगा साथियों, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहां दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, उत उपसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, उत उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 53 है, और एक चीज मैंने कल आपको बताया था, उपसर्ग को ही दोस्तों आदि प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि प्रत्यय भी कहते हैं। 3 उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों किस एग्जाम्पल में हुआ है बताइए। असुरक्षित में, दुर्व्यवहार में, प्रत्याघात में, या अत्याचार में। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी में, दुर्व्यवहार में। देखिए दुर्व्यवहार का जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, देखिए दुर धन वी धन अव धन हार। तो ये यहां पर 3 आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहे हैं, उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं, दुर उपसर्ग, ठीक है।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 उपसर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, दुर वि धन आओ, ये 3 उपसर्ग है और हार यहां पर क्या है, मूल शब्द है। एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दुर्व्यवहार में मूल शब्द कौन सा है, और आप व्यवहार करके आ जाओगे कि व्यवहार मूल शब्द है, नहीं, हार मूल शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से त्वदित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। तद्धित और कृदंत कल भी बताया था। कृदंत में वह प्रत्यय जो क्रिया के पीछे लगता है, और तद्धित में संज्ञा विशेषण सर्वनाम के पीछे लगने वाला। तो बताएगा तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहां पे नहीं हुआ है। तो जी हाँ प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए मीठास, मीठा आप पता चल रहा है, मीठा हम कैसे ले लेंगे, विशेषण से लेंगे। विशेला यानी विष, तो ये गुणवाचक है ना, तो विशेषता में आ जाएगा। नीलिमा, नीला, नीला बनेगा ना, नीला से बना है, नील से बना है, तो नीला मतलब ये भी क्या है, एक रंग है, मतलब ये क्या हो गया, ये भी विशेषता है। तो छिलका की बात करें तो छिल, छिल मतलब छिलना, छिलना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई। तो छिलना जब क्रिया है तो ये दोस्तों कृदंत प्रत्यय होगा, ना कि तद्धित प्रत्यय। संज्ञा विशेषण सर्वनाम है ना, इनके पीछे जो भी प्रत्यय लगता है वो आते हैं तद्धित में, क्रिया के पीछे जो भी प्रत्यय लगता है वो आते हैं कृदंत में। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, आपने ये बताना है कि गलत कथन कौन सा है। हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बनने वाले शब्द को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। तद्धितांत नहीं बोलते हैं, इसे कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय। जब क्रिया मिलेगी और कृत प्रत्यय मिलेगा तब कौन सा बनता है, तब कृदंत प्रत्यय होता है, ना कि तद्धितांत। तद्धितांत कब बनता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद जब कोई पर प्रत्यय बनता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 है, 57 है, इसका आंसर आपको देखना है। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, यावज्जीमान। देखिए देव्यागमन की बात करते हैं तो देवी धन आगमन से बना है। ठीक है। आप देखिए जहां पर भी आपको ये आधा आधा दिखाई दे रहा है ना, वाह आधा दिखाई देगा, ये वाह है ना, तो आप समझ जाएगा कि ये क्या है, कि ये यण संधि का एग्जाम्पल है। देवी धन आगमन, दिव्यागमन, अनुधन ऐषण, अनुवेषण, मातृपदेश, मातृपदेश, पितृपदेश, पितृपदेश। तो मात्र री वाली मात्रा भी आपको कहीं पर दिखे ना, तो वो भी यण संधि का एग्जाम्पल में आएगी। तो ये सारे क्या है, यण संधि का एग्जाम्पल। और यावज्जीमान आपको ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऋग्वेद में संधि विच्छेद बताइएगा साथियों। तो जी हाँ ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा। ठीक है। ये ऋक गलत होगा, ऋक धन वेद, ये यहां पर सही होगा, ऋ धन वेद, तो ऋग्वेद यहां पर सही होगा। 58वां क्वेश्चन है दोस्तों, और यहां पर 59 और 60वां क्वेश्चन है। यशोदा आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देशांतर में कौन सा समास होगा, देशांतर, देशों का अंतर, का अंतर। तो देखिए दोस्तों यहां पर का विभक्ति आपको दिखाई दे रहा है ना, विभक्ति किस में होती है, तत्पुरुष समास में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही मिलेगा। जहां पर विभक्ति का प्रयोग होता है वहां पर तत्पुरुष समास होती है। देशांतर, देशों का अंतर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों, तत्पुरुष समास में कुल कितने भेद होते हैं। तो आप कहोगे कि 6 होते हैं। देखिए आपने कारक 8 पढ़े हैं ना, तो उसमें से कर्ता हो गया, उसे हटा दीजिए, फिर यहां से कर्म से आगे बढ़िए और संबोधन को लास्ट में हटा दीजिए। तो ये सारे तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध में है ना, अधिकरण में संबोधन है और बोले रे, तो संबोधन को हटा दे और आगे से कर्ता को हटा दे। ये सारे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल होते हैं, बीच वाले। क्वेश्चन नंबर 60 है, यशोदा में संधि कौन सी होगी दोस्तों, यशोदा में। जी हाँ प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा, विसर्ग संधि। क्या मिलेगी, विसर्ग संधि आपको मिलेगी। और इसे दोस्तों यशाधन दा होता है। ठीक है, यशाधन दा, यशोधा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 61 है। देखिए अर्ध विराम चिन्ह के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए विराम चिन्ह से आपके एग्जाम में 5 प्रश्न बनेंगे। 5 प्रश्न अपने कल के पिछले सेट में कराया था, 5 प्रश्न इस सेट में भी आपके सामने है। इसे इस चिन्ह से डिनोट किया जाता है, विराम चिन्ह को, ये अर्ध विराम चिन्ह को। पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2 से 3 चरणों के मध्य में इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और मिश्र व संयुक्त जो वाक्य होता है ना, संयुक्त वाक्य, इनके विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 61वां क्वेश्चन का राइट आंसर। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और राइट आंसर आपको मिलेगा यहां पर। गलत कथन का चयन कीजिए, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये सही है। देखिए जो ऑप्शन ए है ना, ये गलत है। जो ये अर्धविराम होता है ना, अर्धविराम का सिंबल ये और ये होता है, ये वाला कोमा,
ये होता है अर्धविराम का, ठीक है। जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डॉट डॉट, ये उपविराम का होता है, ना कि अर्धविराम का। तो एक गलत है, ये गलत लग गया है यहाँ पर डी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा व्याख्या से, अर्धविराम का सिंबल ये होता है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा अगर हम उसके बाद अगर कुछ रुकें तो यहाँ पर इस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे मिश्र संयुक्त वाक्य अगर कहीं पर भी आपको ऐसा दिखाई दे तो दो वाक्यों के बीच में भी ऐसा हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, अर्धविराम के सिंबल हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, 63 है और 64 है। देखिए, लिखते समय जब कोई अंश या शब्द छूट जाए तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, हंस पद। देखिए, इसी को त्रुटि पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि पद। इसी को दोस्तों त्रुटि पद बोलते हैं और इसका सिंबल ये होता है, ये वाला आपको देखा होगा ना कहीं पर ऊपर, जैसे हम बोले कि जैसे यहाँ पे लिखा कि कुछ अंश छोड़ दिया जाता है और हम कुछ लिखते हैं और यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, तो बीच में हम ऐसा लिख देंगे और यहाँ पर कुछ और कर देंगे, लिख देंगे उसके बारे में जो मिस्टेक हुई है। तो त्रुटि पद भी इसे कहते हैं, इसी को हंस पद भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 63वां है कि जब किसी अवतरण का पूरा उदाहरण ना देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 63 का देखिए, जब किसी भी अवतरण का पूरा उदाहरण ना देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लोप चिन्ह का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब आप कुछ लिख रहे होंगे और आपने कुछ यहाँ पर क्या कर दिया कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा है तो आप क्या कर देते हैं, प्लस, डॉट, गुणा, डॉट, जीरो जीरो, माइनस, ये वाले लोप चिन्ह लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जब किसी अवतरण का पूरा उदाहरण ना देकर कुछ अंश छोड़ दें तो वहां पर लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, परिभाषा आपको याद करनी है, रटनी है, जो भी होगा। पाद टिप्पणी चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जो पाद चिन्ह है ना, पाद जो पैर बोलते हैं जिसे, तो यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, तारक चिन्ह। इसे हम स्टार चिन्ह भी कहते हैं। और जहां पर हमने स्टार लगा दिया है तो उसके नीचे लास्ट में क्या करते हैं, जैसे हमने किसी के ऊपर स्टार लगा दिया है, जैसे यहाँ पर अवतरण के ऊपर हमने स्टार लगा दिया है, इसी को क्या बोलेंगे, पाद चिन्ह भी बोलेंगे। मतलब सबसे नीचे यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे हमने स्टार लगा दिया उसके बारे में हम व्याख्या करते हैं। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, दो डॉट और एक डैश, ये किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है बताइएगा यहाँ पर। तो जी हाँ प्यारे साथियों, राइट आंसर आपको मिलेगा, इसे बोलते हैं विवरण चिन्ह, ठीक है। क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह। अच्छा, 66, 67 है दोस्तों। गैर फारसी भाषा शब्द का आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो गैर फारसी भाषा, जिंदगी, उस्ताद, हजार, हौसला। 66 वाला क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर आपको मिलेगा हौसला। क्या मिलेगा? हौसला। यहाँ पर क्या है, गैर फारसी भाषा का है। उर्दू, गुलाब, कारीगर, कर्ज, इसमें बताएगा कौन सा आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कर्ज आपको मिलेगा। देखिए, हौसला और कर्ज ये अरबी भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। जिंदगी, उत्साद, हजार, ये फारसी भाषा के शब्द है। और याद कैसे करने हैं, ये सारे फारसी भाषा के शब्द है, ठीक है। गुलाब, खूबसूरत, आतिशबाजी, शादी, गिरफ्तार। शादी में थोड़ा विवाद होता है, ये अरबी में भी आपको कहीं मिलेगा, तो थोड़ा इसे स्पेशल ध्यान रखेगा। अपने थोड़ा किसी और बुक के रेफरेंस अगर आपको मिलता है तो इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। शादी वाले को कहीं पर अरबी में भी आपको मिल जाता है ये शादी। अब ये फारसी भाषा के शब्द हैं। हमने एक बार आपको पहले याद कराया था कि आपको याद ऐसा करना है, एक कहानी बनानी है कि खूबसूरत गुलाबों की अदा पर फारस का एक नमक कारीगर है, उस्ताद गफ्फार, जो पिघल गया है और उसने उससे शादी कर ली है। और शादी करने के बाद उसे अफसोस हुआ कि उसने शादी करके क्या कर दी, अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। अब वह गल्ले में बैठा है, हजार अफसोस कर रहा है और आईना देख रहा है। शायद आपको अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक कहानी मन में बैठाइए कि एक खूबसूरत गुलाबो है जिसकी अदा पर फारस का एक कारीगर है जो क्या हो गया है, पिघल गया है। उसने उससे शादी कर ली है। जब शादी करी है तो अफसोस होता है, अफसोस होता है तो क्या होती है, जिंदगी तबाह होती है। और तबाह होती है तो गल्ले में बैठा है, दुकान में बैठा है, ठीक है, गल्ला ध्यान रखना, गल्ला। और उसे हजार अफसोस हो रहे हैं। और हजार अफसोस के बाद वो क्या कर रहा है, केवल आईना देख रहा है कि क्या तबाही कर दी मैंने, क्या गलत काम कर दिया मैंने। तो हजार वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये फारसी भाषा के शब्द है दोस्तों, एक बार अच्छे से पढ़ लेना इन सभी को। देखिए, अगला क्वेश्चन है 68 से 70 तक। तद्भव और तत्सम शब्द का सही मेल नहीं है, आपको बताना है। अनाड़ी का अनार्य, उगना का दोस्तों उद्गत होता है, उजाला का उज्जवल और औंस का औंश। बताएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। तद्भव तत्सम का सही मेल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, औश और औंस में अगर ध्यान रखें ना, औशाय होता है, ठीक है, औशाय, औस का औशाय होता है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 69वां, कंघी का कंक्ति, कमल का कंवल, कटहल का कंठफल, कुआं का कूप। बताएगा दोस्तों यहाँ पर तद्भव तत्सम का रूप कौन सा नहीं है? तो हाँ प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आपको बी गलत मिलेगा। देखिए कंवल और कमल, कमल और कमल, कमल की बात करें ना ये तद्भव है, कमल की बात करें तो ये तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सही है। कटहल और कंठफल दोस्तों आपको यूकेपीएससी ने पूछ लिया है एग्जाम में कि कंठफल क्या है, ये तत्सम है कटहल का। क्वेश्चन नंबर 70 है, कपूत का कुपुत्र, कूदना का कुर्दन, कैंची का कूची और काजल का कज्जल। तत्सम तद्भव का शब्द सही मेल नहीं है। तो हाँ प्यारे साथियों, राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैंची कूची नहीं होता दोस्तों, ये होता है कूची अशुद्ध, कूची एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है ना कुर्चिका होता है। क्या होता है? कुर्चिका। ठीक है, कुर्चिका होता है। कूदना को कूर्दन कहते हैं, कपूत को कुपुत्र। ध्यान रखिएगा ये कंफ्यूज करता है बहुत स्टूडेंट को। कपूत क्या है? तद्भव शब्द है, कुपुत्र तत्सम शब्द है। ऐसे कज्जल दोस्तों तत्सम होता है, काजल तद्भव शब्द होता है। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रख लेनी है। देखिए आपके सामने लगभग लगभग ये 10-12 आपको 12 के आसपास आपको ये तत्सम तद्भव शब्द देखने को मिल रहे हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73। अंबर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखिए अनेकार्थी शब्द पे आ चुके हैं हम। अंबर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? प्यारे साथियों बताइए आंसर। वस्त्र, आकाश, कपास या भौरा? जी हाँ, आप कहोगे जी भौरा इसका सही आंसर है। ठीक है, भौरा। देखिए अंबर वस्त्र को भी कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं, कपास को भी कहते हैं। अभिजात का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा साथियों? तो हाँ प्यारे साथियों, अभिजात। देखिए अभिजात कुलीन को कहते हैं, पूज्य को कहते हैं, मनोहर को कहते हैं, लेकिन सौंदर्य को नहीं कहते हैं। अभिजात, कुलीन, पूज्य या मनोहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73वां, विधि का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? विधि का रीति, कानून, ब्रह्मा और दंड। तो जी हाँ दोस्तों, दंड नहीं है। देखिए ब्रह्मा को भी विधि विधि बोलते हैं। ठीक है, तो दंड नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 74, 75, 76। देखिए तरणी और तरणी, इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर है। देखिए जो आपके समुच्चार्थक शब्द आ गए हैं ना वो वाला पार्ट आ चुका है, 10 नंबर के आसपास यहाँ से आना है। सूर्य नाव, सूर्य कमल, नाव सूर्य, नाव हवा। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों एक तरणी है, बड़ी की मात्रा है, एक छोटी की मात्रा है। याद कैसे करना है प्यारे साथियों? आपको याद ऐसे करना है, तरकर कौन जाएगी? जो बड़ी होगी। तरणी, जो तर दे, तो बड़ी की मात्रा हमेशा नाव में आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी। ठीक है, सूर्य नाव तो आपको मालूम है, तरणी सूर्य, तरणी नाव। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि द्वीप का अर्थ टापू होता है तो द्वीप का अर्थ क्या होता है बताइएगा? तो हाँ प्यारे साथियों, द्वीप कहते हैं हाथी को। किसे कहते हैं? हाथी को कहते हैं। ठीक है, द्वीप और द्वीप, द्वीप का मतलब टापू, द्वीप का मतलब हाथी। नीरज का अर्थ दोस्तों कमल है, आप सभी जानते हैं नीरज। तो नीरुज का अर्थ क्या होगा? नीरुज। 76 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा, नीरुज, जो रोग से रहित हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। 77, 78 क्वेश्चन है दोस्तों और 79 भी आ चुके हैं हम यहाँ पे। अब्ज और अब्द, इसके लिए दोस्तों आपको बताना है सही युग्म कौन सा है। बताएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने आज ऐसे क्वेश्चन रखे हैं ना, भले ही आपको थोड़ा बोरिंग फील आएगी कि यार आज ऐसे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट जैसे आपके कंप्लीट होंगे तब आप देखना कि आपके एग्जाम में 60 से लेकर 70% क्वेश्चन फंसने वाले हैं। 60 के आसपास तो फंसेंगे। तो बस आपको अच्छे से पढ़ना है। अब्ज अब्द के लिए सही शब्द युग्म कौन सा है? अब्ज अब्द। देखिए अब्द बोलते हैं दोस्तों समय को, वर्ष को, ठीक है, साल को, और अब्ज बोलते हैं कमल को। किसे बोलते हैं? कमल को। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, अब्ज का कमल, अब्द का वर्ष। अपर और अपार, इसका सही युग्म कौन सा है दोस्तों बताइएगा? एक अपर है, एक अपार है। बोलते हैं ना अपार, अपार का मतलब दोस्तों जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, पार के भी पार, जितना पार है पता नहीं कितना पार है। तो मिलेगा दूसरा, और असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सटीक है। अंबुज और अंबुद, क्या आंसर आएगा साथियों इसका बताइएगा? अंबुज और अंबुद। अंबुज, अंब बोलते हैं पानी को, ठीक है, अंब, और जीव बोलते हैं जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो कमल तो आएगा। अंबुद पानी देने वाला, दा मतलब देने वाला, मतलब बादल, तो ऑप्शन सी यहां पर सही आएगा।
अम्ब बोलते हैं दोस्तों पानी को, ठीक है। अब उसके पीछे आप जा लगा रहे हो तो जन्म लेता है, पानी में जन्म कौन लेता है, कमल लेता है। और दा का मतलब क्या होता है, देने के संदर्भ में, तो पानी कौन देता है, बादल देता है। तो ऑप्शन सी यहां पर सटीक है। क्वेश्चन नंबर 80, 81, 82, अभ्यास का अर्थ क्या होगा। देखिए दोस्तों, अभ्यास पूछा है, ध्यान रखिएगा शब्द पे, अभ्यास ये वाला शाह है, क्या मतलब होगा इसका। आप जिस पे जा रहे होंगे ना, ऑप्शन नंबर ए, बहुत सारे स्टूडेंट इसी पे जाएंगे, गलत हो जाएगा, मुझे भी अभी पता चला दोस्तों, है ना। अभ्यास का मतलब होता है निकट, ये दूसरा वो अभ्यास होता है जो बार बार प्रैक्टिस करना होता है, जिसे हम बोलते हैं ये अभ्यास है, सलजम वाली सा पीछे है, तो निकट होता है इसका अर्थ। परसर्ग नाम दोस्तों, परसर्ग नाम से जाना जाता है किसे, बताइएगा परसर्ग किसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पहले साथियों परसर्ग बोलते हैं यहाँ पर कारक चिन्ह को, ठीक है, विभक्ति को कहते हैं। अब देखिए जो परसर्ग नाम दिया था ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। किसने दिया था, द्विवेदी जी ने दिया था, ध्यान रखिएगा, द्विवेदी जी ने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 है कि क्रिया के स्थान पर पता किस कारक चिन्ह में लगता है। क्रिया के स्थान का पता किस कारक चिन्ह में लगता है। अब हमें जगह का पता किस कारक चिन्ह में लगता है, बताएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना। अधिकरण में पेपर, में पेपर यानी लोकेशन का पता कहां पे चलता है, अधिकरण पे पता चलता है। स्थिति के पता कहां पे चलता है, अधिकरण पे पता चलता है। मेज में किताब है, मेज में लैपटॉप है, मेज में क्या है, कुछ भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही आएगा। राम घर के अंदर है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। अभी बताया कि जहां पर स्थिति का पता चलता है वहां पर हमेशा अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। राम घर के अंदर है, जगह का पता चल रहा है कि घर के भीतर है वो, है ना, तो अधिकरण कारक यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों, बाढ़ भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं या आपदाएं हैं, इन्हें आप किस संज्ञा के रूप में रखेंगे। व्यक्ति में, जाति में, समूह में, द्रव्यवाचक में, बताएगा। तो प्यारे साथियों इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, बी में मिलेगा। देखिए जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सभी जातिवाचक के अंतर्गत आती है। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, है ना, सुनामी, ये सब क्या आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं जातिवाचक के अंतर्गत आती है। भाववाचक संज्ञा के दोस्तों कितने प्रकार से बन सकती है, क्वेश्चन नंबर 85 है। तो प्यारे साथियों राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ये 5 प्रकार से बन सकती है। कौन कौन से, देखिए क्रिया से बन सकती है, अव्यय से बन सकती है, सर्वनाम से बन सकती है, विशेषण से बन सकती है, और जातिवाचक संज्ञा से भी बन सकती है। तो भाववाचक इन 5 तरीके से बन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर यहां पर मिल गया डी, ठीक है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा आएगी, स्त्रीत्व। आप कहोगे कि स्त्री, यार स्त्री तो जाति आपको दिखाई दे रही है, या व्यक्ति है, बताएगा क्या मिलेगा, या भाव है, बताएगा। स्त्रीत्व, देखिए स्त्रीत्व या स्त्रीण आपको कहीं पर दिखाई दे तो मतलब एक भाव को आपको दिखाई दे रहा है तो भाववाचक के अंतर्गत आएगा। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व की भावना बता रहा है ना, तो भाववाचक में आएगा, ना कि जाति में आएगा, ना ही व्यक्ति में आएगा। गलत मत कर देना दोस्तों, ठीक है। सर्वनाम की संख्या दोस्तों कितनी है, 87वां क्वेश्चन है। तो आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 11 है, ठीक है। इसके भेद 6 होते हैं, आप सभी जानते हैं। संज्ञा में संज्ञा से बना विशेषण नहीं है दोस्तों, आपको बताना है संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। अब देखिए संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति का वस्तु, स्थान या नाम का, अगर नाम से मिलकर बनता है तो वो आएगा संज्ञा से। अब यहां पर बताया गया है कि संज्ञा से नहीं बना है। मानवीय, मानव से बना है, मानव संज्ञा है। नाटक, नाटक भी एक संज्ञा है। वित्त संज्ञा है। स्वकीय, स्व मतलब खुद के लिए, तो ये तो सर्वनाम है जी, स्व खुद, निज, तो यहां पर स्वयं के लिए आया ना, स्वयं क्या एक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 और 90 है दोस्तों, यहां पर पूछा है कि वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं है, बताएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला 89 का। देखिए ऑप्शन आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, उदारता, सौंदर्य। देखिए दोस्तों यहां पर देखिए थोड़ा और 3, आपने जब विशेषण की बात करें ना, थोड़ा परिमाणवाचक में आपने पढ़ा होगा, संख्यावाचक में पढ़ा होगा, थोड़ा बोलते ना थोड़ा, तो परिमाणवाचक में आएगा। उदारता, सौंदर्य, देखिए उदार होता है विशेषण, जब उदारता इसमें प्रत्यय जोड़ लिया है ना, अव्यय जोड़ लिया है, तब यहां पर भाववाचक संज्ञा में बन जाता है। सुंदर विशेषता होती है और सौंदर्य या प्रत्यय जोड़ने के बाद यह भाववाचक में बदल जाता है। तो पूछा जाता है दोस्तों, उदार विशेषण है, उदारता भाववाचक संज्ञा है, सुंदर विशेषता है या विशेषण है, सौंदर्य भाववाचक है। विशेषण शब्द का दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन सा है, भलाई, मिठास, स्वयं या फिर थोड़ा। फिर यही आपको मिल गया है थोड़ा, ठीक है, बाकी ये भाववाचक है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं।
भला विशेषण होता है, भलाई भाववाचक होता है। मीठा विशेषण होता है, मिठाई भाववाचक होता है। और स्वयं के लिए दोस्तों ये सर्वनाम के रूप में हम प्रयोग करते हैं। 91वां क्वेश्चन है, 92वां क्वेश्चन है, 93वां क्वेश्चन है। देखिए सदैव बहुवचन में प्रयोग कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 91 का। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, बाल। देखिए बाल टूट गए, हम ऐसे नहीं बोलते कि बाल टूट गया, नहीं, बाल टूट गए हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बाकी माल, पुस्तक, सोना, चांदी, तांबा, जितने भी धातुएं होती हैं ये एक वचन में आती है, सदैव एक वचन में। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सदैव एक वचन में कौन सा प्रयोग होता है, इन ऑप्शन में से बताइएगा। जनता, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। देखिए जनता भड़क गई, जनता आ रही है। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि जनता आ रहे हैं, जनता आ रही है हमेशा एक वचन में आएगा। आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, दो क्वेश्चन आपके एक वचन बहुवचन से आपके एग्जाम में आने हैं। क्वेश्चन नंबर 293 है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। बल्ब, गमला, बरामदा, ट्रेन। पीछे क्रिया के रूप में इसे प्रयोग कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बल्ब जल गया, गमला टूट गया, गमला रखा है, बरामदा बड़ा है, ट्रेन आ रही है। मतलब ट्रेन क्या है, यहां पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी यहां पर सटीक होगा। अगला क्वेश्चन है 94, 95 और 96 क्वेश्चन है आपके सामने। स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों कौन सा नहीं आपको बताना है। स्याही, शराब, चाय, पानी, छाछ, लस्सी। क्वेश्चन नंबर 94। तो देखिए दोस्तों, आंसर आपको मिलेगा डी, पानी। दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, क्या है, पुल्लिंग शब्द है। देखिए जितने भी द्रव्यवाचक आते हैं वो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर, और वे अपवाद आपके सामने ये रहे हैं। स्याही, शराब, चाय, छाछ, लस्सी, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है जो अपवाद के रूप में है। बाकी सभी क्या होते हैं, जो द्रव्यवाचक होते हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, काल के बोध का संबंध किसमें होता है। देखिए काल के बोध का संबंध दोस्तों क्रिया से होता है। काल का बोध किससे पता चलेगा, क्रिया से। देखिए जैसे कि राम खेल रहा था, तो रहा था यानी क्रिया से पता चला ना, खेल रहा था तो क्रिया से पता चलेगा। ठीक है, तो काल के बोध का समय क्रिया से पता चलेगा, वचन, संज्ञा, अव्यय से नहीं। 96 की बात करेंगे, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक जिसमें कर्म होता है। राम खाना खा रहा है, खाना क्रिया है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो कर्म यहां पर है। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है जी, यहां पे कर्म है। श्याम हंसता है, क्या हंसता है, कर्म है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। माँ स्वेटर बुन रही है, क्या स्वेटर, क्या बुन रही है, स्वेटर बुन रही है, तो क्या का आंसर मिलता है, तो वो वहां पर क्या होता है, सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 99। रचना के आधार पर वाक्य के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। वाक्य रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। निम्न में से दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है। शर्माना, लुभाना, जितवाना, बतियाना। बताएगा दोस्तों किसमें यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रेरणार्थक मतलब किसी ने प्रेरणा दी है ना, प्रेरणा दे रहे हैं उसे। तो शर्माना दोस्तों नहीं, लुभाना भी नहीं, जितवाना, आप जितवा रहे हो, तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर क्या होगा, जितवाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब आप उसे प्रेरणा दे रहे हो। बतियाना में नहीं होगा, बतियाना में तो आप खुद बता रहे हैं, लुभाने में आप खुद लुभा रहे हैं, शर्माना में आप खुद शर्मा रहे हैं, जितवाना में आपको कोई और जिता रहा है, कोई और फोर्स कर रहा है। तो यहां पर क्या आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा का मतलब कोई बाहर से प्रेरणा दे। 99 है, मैं घर जाता हूं, मैं सहायक क्रिया कौन सी होगी। मैं, जाना, जाता हूं, बताइएगा कौन सी सहायक क्रिया है। देखिए क्रिया कौन सी है यहाँ पर, सर आप बोलोगे यार ये क्रिया तो जाता है, और इसका सहायता कौन कर रही है, हूं सहायता कर रही है। तो सहायक क्रिया दोस्तों हूं है। मैं घर जाता हूं, तो सहायक क्रिया क्या है, हूं है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, देश की हानि जयचंदों से होती है, में संज्ञा कौन सी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देश की हानि जयचंदों से होती है, इसमें आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जातिवाचक। दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है आज के हमारे 100 क्वेश्चन। फिलहाल यहाँ पे इतना ही है, मिलेंगे दोस्तों आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। धन्यवाद।